हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम वास्तुशास्त्र। हमारे घर में सही तरह की रोशनी और सही प्रकार का वेंटिलेशन होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हम इसका किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, इसी बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 साल से वास्तु के एक्सपर्ट है और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका हमारे वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज हम बात करेंगे लाइट और वेंटिलेशन के बारे में जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्राकृतिक रोशनी यानी नेचुरल लाइट का कितना महत्व है? देखिए, नेचुरल लाइट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हर किसी व्यक्ति पर। जैसे अगर सूर्य की रोशनी आपके घर में आ ही नहीं रही है तो उससे घर में बीमारियां रहेंगी, कोई भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो ही सनलाइट कंटिन्यूस आपके घर में आती है तो एक तो आपके यहाँ पे अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो भी ग्रो करेंगे जी। आपके घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। उतना लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं जिनके यहाँ पे अच्छी सनलाइट आती है, आप देखिए कि हमेशा वो स्फूर्ति से भरे हुए होते हैं जी। हमेशा उनकी एनर्जी लेवल्स इज वेरी हाई। लेकिन अगर आप ऐसे घरों में देखोगे, खास करके कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में जहाँ पे बिल्डिंग्स के बहुत नजदीक हैं, यानी गैप बहुत कम है, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, तो वहां पर सनलाइट प्रॉपर नहीं आने की वजह से उनको एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लस उसके साथ साथ उनके अगर एनर्जी लेवल भी देखेंगे तो कोई चीज में उनको मन नहीं लगता, बहुत लेजीनेस फील करते हैं। यहाँ तक के जो काम है वो भी रुक रुक के होंगे लेजीनेस की वजह से, क्योंकि अपने 100% एनर्जी में होते ही नहीं है, तो उनका विल पावर भी थोड़ा डाउन रहेगा, घर में भी थोड़ा ग्लूमी सा माहौल रहेगा और उसकी वजह से वो ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन सनलाइट, अगर सन तत्व, सूर्य का तत्व ज्यादा बढ़ जाए किसी घर में तो वहां पर सब जो भी रहने वाले लोग हैं उनकी एनर्जी लेवल पूरे ऑप्टिमम तक काम करती है किसी के भी शरीर पर, और इसकी वजह से वह व्यक्ति जो है पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बहुत ही प्रॉपर होती है, जिसके वजह से वो अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत सही तरीके से लेता है। वो किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, उसकी यहाँ तक कि वहां पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनको भी पता होता है कि कौन से हमारे दोस्त हमारे लिए अच्छे हैं, किसके साथ मित्रता रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है। लेकिन वही अगर सूर्य आपके यहाँ पे रोशनी आती ही नहीं है, वहां पे वो फैक्टर मिसिंग है जी। तो हमारे अंदर उस तरह का एक मतलब कोई आ रहा है, जा रहा है, बैठा है, नहीं बैठा है, सही है, गलत है, वो कुछ मतलब ही नहीं रह जाता, बिकॉज आपका वो पूरा विल पावर बहुत डाउन रहता है इसके वजह से जी। तो सर, जब हम नया घर लेते हैं या फिर कोई भी वास्तु लेते हैं तो उस समय या फिर घर में नई लाइटिंग करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें? जब भी आप लाइटिंग करते हैं तब आपको ये देखना है कि आपकी लाइटिंग सिस्टम्स जो है पहले तो बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंखों पर इसका बैड इफेक्ट आता है, लेकिन बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से बिना स्ट्रेस के, आंखों पर बिना स्ट्रेस के आप उसको पढ़ सकें। दूसरा ये है कि वास्तु में इसका क्या रोल है, तो आप हमेशा अगर घर में अपने पेंट्स जो है, कलर्स का सही चयन करेंगे तो आपके यहाँ पे रोशनी बहुत अच्छे से होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, या वैसे भी मैं लोगों से भी यही कहता हूँ कि घर में पेस्टल शेड्स का इस्तेमाल करें, बहुत डार्क टोन्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितनी लाइटिंग अच्छी होगी उतनी तरह से, देखिए हमारे पास सपोज सनलाइट बराबर से नहीं आती है, लेकिन उसका सेकंड सोर्स क्या है, लाइट। तो आप देखिए कि अगर आप मूंग वगैरह को अंकुरित करने के लिए रखते हैं ना जी, ठीक है, उसके अंदर से जो अंकुर फूटते हैं, सनलाइट में जितना समय लेगा उससे कई ज्यादा आपको नॉर्मल ये जो लाइट्स होती हैं उसके अंदर लेगा। लेकिन अगर वो पूरा डार्क रूम में आप रखोगे तो हो सकता है कि वो मूंग वगैरह खराब भी हो जाए, ठीक है, स्मेली हो जाए, क्योंकि उसके अंदर बीमारी फैल जाती है। तो उसी तरह से अगर हमारे पास में नॉर्मल लाइट्स अवेलेबल नहीं है, नहीं तो नहीं हो सकता, बट थोड़ा बहुत जो लाइट आ रही है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको सेकेंडरी तो इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए।
और इसको सही ढंग से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग इफेक्ट आते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके घर में नॉर्मल लाइट्स नहीं आती हैं तो जी। आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स या एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो सेकेंडरी सोर्स तो वही है लाइट की आपके पास में, और उसमें से भी तो बेनिफिट्स मिलते ही हैं, चाहे कम मिलते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य और इन कॉमन लाइट्स का तो कोई मेल है ही नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से भी बेनिफिट आ रहा है, इसकी वजह से इन लाइट्स का सही ढंग से सही दिशाओं में इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पूर्व दिशा में लाइट्स लगवानी है, वहां पर आप रेड बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वहां पर एक दूसरा आता है वार्म व्हाइट करके होता है। वार्म व्हाइट मतलब थोड़ा सा हल्का क्रीमिश कलर की लाइट उसमें से निकलती है। इट इज नॉट प्योर व्हाइट, मिल्क व्हाइट नहीं होती है, तो उस तरह की लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके घर में आती है। सेकंड, अगर हम बात करें आग्नेय दिशा की, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में आपको अगर लाइट लगवानी है तो रेड बल्ब का ही इस्तेमाल करना है। अगर बहुत बड़ा कोई फोकस वगैरह है जिसमें से बहुत सारी लाल रोशनी निकल रही है, तो उसको आप अवॉइड करके येलो कलर में या तो नॉर्मल वार्म व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे दक्षिण दिशा की, साउथ डायरेक्शन की, तो साउथ डायरेक्शन में आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या येलो लाइट भी आपके लिए अच्छी है। अब हम बात करेंगे फिर अलग डायरेक्शन जो कि है नैऋत्य दिशा, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। इस दिशा को अगर आपको एक्टिव करना है तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी डार्क लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें से आप डार्क ब्लू शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है। और अगर आप हम बात करेंगे वेस्ट जोन की, जिसमें पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा का जो कलर है वो है डार्क ब्लू, तो इस डार्क ब्लू कलर की लाइट इस दिशा में लगाई जा सकती है। यह आपके यहाँ पे जो थोड़ी सुस्ती वगैरह का वातावरण होता है उसे क्लियर करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी वायव्य दिशा की, जिसे दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। तो उत्तर पश्चिम दिशा में आपको व्हाइट कलर की लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्की व्हाइट इसके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। अब हम बात करेंगे उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा में जो है बुध ग्रह विराजमान है, और इसमें जो तत्व है वो है वाटर एलिमेंट। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ईशान्य की जब हम बात करेंगे तो वहां पर आपको येलो कलर, वार्म व्हाइट, ये दोनों कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके यहाँ पे गुरु तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आपके घर में बनी रहती है। अब मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री है, सडनली वो बंद हो गई है और आपको पता चलता है कि ब्रह्मस्थान उसका खराब है। ऐसे बहुत सारे मैंने पावर लूम्स देखे हैं जहां पर पावर लूम्स वहां पे इंस्टॉल कर दिए गए थे, या वहां पर बड़े से पिलर्स थे जो ब्रह्मस्थान से पास हो रहे थे। इस तरह का आर्किटेक्चरल नेटवर्क था वहां पर। जब मैं वहां पे गया तो एक नहीं, मैंने ऐसे कम से कम 20-25 के भी ऊपर पावर लूम्स देखे हैं जहां पे इस तरह के दोष पाए गए। किए तो हजारों होंगे, लेकिन इतने जगहों में इस तरह का मैंने चेंजेस देखा। पावर लूम्स का ही मुझे एग्जांपल जल्दी से ही आ गया, इसलिए मैंने वही आपको बता रहा हूँ। तो वहां की फैक्ट्री में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही थी। द वर्कर्स वर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली। फिर उसके बाद में वर्कर्स जो है उनका अपने ओनर्स के साथ में बदतमीजी से पेश आना, गुंडागर्दी करना, या फिर ओनर्स का भी उनके प्रति दुर्भावना रखना, बहुत सारी ऐसे मतलब नेगेटिविटी फैली हुई थी। तो जब हमने वहां पे एनालिसिस किया तो देखा कि ब्रह्मस्थान से बहुत ज्यादा पिलर्स भी पास हो रहे थे। फिर वहां पर जो लाइटिंग वाज नॉट प्रॉपर, जो नॉर्मल पूरे फैक्ट्री में लाइटिंग थी वही थी, लेकिन वहां पे पावर लूम्स की वजह से वो बहुत हेवी एनर्जी हो गई थी। अब हमारे पास चॉइस नहीं था कि हम वहां पर उन पावर लूम्स को शिफ्ट कर सके। ठीक है, स्पेस नहीं था, लेकिन वो लूम्स उस फैक्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। 4, 5, 6 लूम्स हम एक साथ नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज स्पेस वाज नॉट देयर। तो इसके वजह से हमने वहां पे लाइट थेरेपी का इस्तेमाल किया,
और वहां पर हमने मिल्की वाइट लाइट के फोकस लगवाए, ऊपर से जो जमीन तक छोड़े। देखिए वो फैक्ट्री की जो हाइट होती है दैट इज मोर कंपेयर्ड टू द घर के फ्लैट्स के, तो वो बहुत ज्यादा ऊंची थी। वहां से वो लाइट जमीन तक बहुत पावरफुली पड़नी चाहिए, नीचे अर्थ एलिमेंट को टच होना चाहिए, यानी स्काई एंड अर्थ एलिमेंट शुड बी वन, और बीच में सिर्फ सफेद रोशनी दिखनी चाहिए, इतनी पावरफुल लाइट्स लगानी थी। तो वो हमने 6-8 वहां पर इंस्टॉल करवा दी और कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां के जो एलिमेंट्स हमको चाहिए थे वो आकाश तत्व चाहिए था, आकाश और धरती का तत्व आपस में मिल गया, यानी सीलिंग और जो फ्लोर स्पेस है उनके बीच में हमने एक रॉड क्रिएट किया। किस चीज का वो बन गया, वो लाइट का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीम आ रहा था वो एक पिलर की तरह ही काम कर रहा था। बिल्कुल। और इसके वजह से उसने इतना अच्छा काम किया कि वहां से लूम्स ना हटा के भी हमें बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिले। जी बिल्कुल। सर हमारे जो घर होते हैं उनमें से ऐसे कौन से हिस्से होते हैं जहां पर जो नेचुरल लाइट आती है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है? नेचुरल लाइट अगर उत्तर और पूर्व दिशा में हो, ईशान्य कोण में हो, तो ये सबसे अच्छी होती है जी। ये आपके सेहत को अच्छा करेगी, धन में बढ़ोतरी करेगी, आपके करियर ग्राफ को ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी, आपके लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगी। यहां तक कि अगर आप सही कोई मार्गदर्शक चाहते हैं अपने जीवन में, सही गुरु चाहते हैं, वह आपको अट्रैक्ट होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कोई मेंटोरशिप दे ताकि आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकें, वो मेंटोर आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई आपको बिजनेस पार्टनर्स मिल जाए, वो मिलेगा। तो ये तीनों डायरेक्शंस को जब आप लाइट से अच्छी तरह से, मतलब वहां पर अगर खिड़कियां आपके पास अवेलेबल है, अच्छी रोशनी है, अच्छी वेंटिलेशन है, तो ये सब आपको इतना प्रभावित करता है कि आपकी पूरी लाइफ जो है वो 180 डिग्रीज तक तो चेंज होगी। मैं 360 नहीं कह रहा, लेकिन 180 डिग्रीज का तो इफेक्ट आपको दिखेगा। जी बिल्कुल। सर आजकल हमने देखा है कि लोग अपने घरों में अलग अलग कलर्स की लाइटिंग लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो लोग तो सोचते नहीं कि वास्तु के हिसाब से, वास्तु के अनुसार कौन सा कलर सही होगा, वो तो जहां मर्जी जैसा अच्छा लगे वहां लगा देते हैं। करेक्ट। तो क्या गलत दिशा में गलत लाइटिंग करने से कुछ गलत हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपने ईशान्य कोण में जहां जल तत्व है वहां पे रेड बल्ब लगा दिया, या अगर आपने आग्नेय दिशा में यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जैसे दक्षिण पूर्व दिशा हम कह रहे हैं, जहाँ पे किचन होना चाहिए, ठीक है, या वहां पे कोई भी अग्नि तत्व होना चाहिए, वहां पे ब्लू रंग का अगर आपने लाइट लगा दिया तो दोनों एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए। जैसे ही एलिमेंट्स इंटरचेंज होंगे आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ, एक व्यक्ति दूसरे के साथ सही ढंग से, सही तरीके से पेश नहीं आएगा। एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट के जगह हीन भावना, जलसी की भावना उत्पन्न होगी, घर में क्लेश का वातावरण होगा, आपका काम सडनली चलते चलते अटक जाएगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, जो भी पेपर वर्क से संबंधित होगा। अगर आपने कोई टैक्सेस वगैरह नहीं भरी हैं तो हो सकता है नोटिस आ जाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा आपके ऑफिस में जी। ये सब चीजें होती हैं। तो गलत एलिमेंट्स अगर एक दूसरे को पास में होंगे, यानी एक लाइट एक पर्टिकुलर एलिमेंट की है वो दूसरे दिशा में अगर आपने गलत लगा दी तो इस तरह की चीजें होती हैं जी। सर कई बार हमने देखा है कि लोग अपने घर में भगवान की तस्वीरें लगाते हैं जी, उन पर भी एक छोटा सा लाइट फोकस करके डालते हैं, उसका भी कलर अलग अलग होता है। कई बार लोग लाल कलर डाल देते हैं या फिर ब्लू कलर डाल देते हैं या फिर सिंपल व्हाइट भी होता है जी। तो क्या ये सही है? आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, लेकिन ये चीज गलत है जी, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। ईशान्य में ही आपको अपना मंदिर रखना है, तो वहां का गुरु तत्व है, इसके वजह से वहां पे वार्म व्हाइट और आपको लाइट ब्लू, क्योंकि वहां पे जल तत्व भी है, लाइट ब्लू का लाइट या तो येलो कलर की लाइट, इन तीनों में से के सिवा अगर आप दूसरी कोई भी लाइट लगाते हैं तो इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर आना ही आना है जी। तो इसलिए ये जो बहुत सारे फोकस लगाते हैं ना, रेड येलो, बहुत डार्क डार्क होते हैं जी, जी। वो सब लगाना बंद कीजिए।
जैसे आपको इरिटेशन होता है किसी भी लाइट का, उसी तरह से देवी देवताओं को भी इरिटेशन होता होगा, ऐसे तो समझिए। क्योंकि अगर आप उनको रखते हैं तो एक अच्छाई की भावना ना रख के करते हैं ना कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। बिल्कुल। मतलब मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि जब हम एटलीस्ट मेरे मंदिर में जब मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जो मैं खाता हूँ उससे पहले मैं भोग वहां पे लगाता हूँ और उसके बाद ही वो मैं अपने थाली में मिक्स करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ जी। तो आपको दिखेगा, आप एक नॉर्मल खाना रखिए और उसके बाद में अगर आप उसको प्रसाद के रूप में और वो ही खाना रखते हैं, आप खुद ही करके देखिए जी। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप ये मंदिर में आ जाइए ऐसे करिए या आप ये सब जप करने के बाद आप ये कीजिए। तो आप सिर्फ अपने मंदिर में जहां पे भी आपका देवालय है, मंदिर जहां पे आप पूजा पाठ करते हैं, आप वहां पे एक सीधा सीधा जो आपके किचन से आया है वो रख दीजिए, ठीक है, ढक के, और दूसरा वाला भगवानों को अर्पित कीजिए। आप उन्हें कहिए कि प्रभु आप ये ग्रहण करो और उसके बाद इसे प्रसादी के रूप में मुझे दीजिए ताकि मेरा जीवन भी बहुत ही बेहतरीन हो सके। बस इतना, या आपकी कृपा बनी रहे, इतना भी कह के आप 5 मिनट तक ऐसे बैठे रहिए और उसको आप पहले ग्रहण कीजिए जी। और पहले वाला जो आपके किचन से डायरेक्ट आया है उसे भी आप थोड़ा टेस्ट करके देखिए, यू विल फील द डिफरेंस इंस्टेंट। सेम अगर आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लंगर वगैरह पे बैठ रहे हैं, आपको बहुत भूख लगी होती है पहले, लेकिन लंगर में प्रसादी में पहले आपको उतना दिया जाता है और आपको लेना भी उतना चाहिए। वो तो देते रहते हैं 3-4 बार, आप 10 बार ले लो तो कोई ना नहीं है, लेकिन आप उनको पहले बोलो कि थोड़ा थोड़ा दीजिए। मैंने ये देखा है कि 1 या 2 निवाला लेते समय ही ना जिसे ऐसे लगता है कि पेट फुल हो गया जी। तो ये क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर वो एनर्जी आई है। उसी तरीके से जो लाइट की एनर्जी अगर हमें पसंद नहीं, वो हमारे देवी देवताओं को क्यों पसंद आएगी? बिल्कुल। इतनी ओवर एनर्जी आप उसको देने का क्या तत्व है वो आप पहले समझो जी। कि वो आपके घर के मेंबर्स जैसे हो गए, वो आपके बड़े बुजुर्गों जैसे हो गए, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका संरक्षण कर रहे हैं, आपके जीवन को हर तरीके से वो संचालित कर रहे हैं। और उसके बाद में संचालित करने वाले को ही अगर आप खुद प्रॉब्लम दोगे तो वो कैसा आपको अच्छा प्रभाव दे सकते? प्रभाव तो छोड़िए, आपको फील कैसा कराता है? जी सर, जिस तरह से आपने हमें रोशनी के बारे में बताया, लाइट के बारे में बताया जी, अब हम जानेंगे कि वेंटिलेशन यानी वायु तत्व वास्तु के हिसाब से या वास्तु के अनुसार कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे यहाँ लाइट का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है जी, उसी तरह से वेंटिलेशन तो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन आपको वहां से ही प्राप्त होती है। जी। तो वेंटिलेशन के लिए हमारे वास्तु में सबसे बड़ा जो स्पेस दिया गया है वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और उसके बाद में वायव्य दिशा। वायव्य दिशा तो वायु की ही दिशा है, लेकिन कौन सी एनर्जी को ये निकालता है? जो आपके यहाँ दूषित एनर्जी है उसे निकालकर बाहर फेंक देता है। जी। तो इसकी वजह से वहां पर फिर जो पॉजिटिव एनर्जी है या पॉजिटिव वेंटिलेशन है, अच्छी ऊर्जा है, उसको आकर्षित करता है अपने पूरे वास्तु में। तो यह सब काम वायव्य दिशा से होता रहता है। जी सर, हमारे घर के अलग अलग हिस्सों में सही वेंटिलेशन हो यानी सही वायु तत्व हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सही वायु तत्व होने के लिए पहले तो देखिए, आपके घर का जो भी कंटेंट है यानी जितना एरिया है उसमें कितने जगह में आपको कितने फैंस लगाने के बाद आप एक नॉर्मल तरीके से ब्रीद इन कर सकते हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। देखिए वो तो एक नॉर्मल चीज है, उसमें वास्तुशास्त्री कुछ नहीं कर सकता, आपको अपने फैंस खुद लगाने हैं कि कितनी आपको गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन उसके सिवाय भी अगर आपके पास में खाली खुली जगह ईस्ट में, पूर्व दिशा में है, तो वो आपकी कंटिन्यूअस जो अच्छी ऊर्जा आती है उसमें इजाफा करेगा और उतना ही ज्यादा आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा, उतने आप ज्यादा यंग रहेंगे, उतनी आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगा, उतना ही आपके सोच में फर्क पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप उत्तर दिशा में ये फैंस लगा देते हैं या वहां पर वेंटिलेशन है, वहां पे आपको खिड़की है, तो वहां से आपको मैग्नेटिक एनर्जी भी साथ साथ आएगी ऑक्सीजन के साथ में जी। तो ये जब भी आपके पास में आती है तो आपकी सोच और आप जो थिंकिंग करते हैं ना
या फास्ट सिग्नल्स या न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स बहुत फास्ट भागते हैं। जी। तो जैसे ही आपको बराबर से न्यूरोटिक सिग्नल्स मिलने चालू हो जाते हैं तो आप कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट ले सकते हैं। जी। लेकिन उसी तरह से अगर आपका नॉर्थ टोटली बंद है लेकिन साउथ में अगर आपकी वेंटिलेशन है तो वहां पे क्योंकि बहुत धूप उस वक्त हो जाती है, या आप जब भी वो खिड़की खोलते हैं ऑलमोस्ट सन अपने पूरे कहते हैं ना कि कलाओं के साथ होता है, उस वक्त इतनी तीव्र रूप में होता है तो वहां की कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी ऑक्सीजन के साथ में आ जाती है और जो हवा आती है वो कैसी आएगी, गर्म आएगी, गर्म तासीर वाली होगी। और उत्तर दिशा से जो आपके यहाँ एयर फ्लो होगा वो हमेशा ठंडक लिए हुए होगा। जी। ये दोनों के अंदर फर्क होता है। तो ये जो ऑक्सीजन आपके पास में आ रहा है तो उसके साथ जो गर्माहट आ रही है वो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को एंगर में कन्वर्ट करेगी और इसकी वजह से घर में क्लेश चालू हो जाएगा, या आप छोटी छोटी बातों में घर में क्लेश करोगे, इसकी वजह से डिप्रेशन में जाओगे, इसकी वजह से बीमार पड़ोगे। सर, हमारे घर की जो स्थिति होती है या फिर जो दिशा होती है, क्या वो भी वायु तत्व को प्रभावित करती है? हमारे घर की स्थिति वायु तत्व को प्रभाव तब करेगी जब हमारे पास में कहीं पे भी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, कहीं पे भी हमारे पास में सूर्य की किरणें बराबर नहीं आती हैं, तब हमारे पास ऐसा होता है। और अगर समझिए कि आपके यहाँ पे या आपके घर के आसपास या अगर वहां पे बहुत सारे गटर्स ओवरफ्लो होते होंगे, जो बहुत बड़े बड़े सिटीज में होता है आजकल, तो वहां से जो नाले होते हैं वो भी एक तालाब या नदी की तरह फ्लो करते हैं। बिल्कुल। तो उसकी जो गंदी ऊर्जा आपके पूरे घर को जो है वो पूरी तरह से कुपोषित करती है, हर तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से भर देती है। तो ऐसे वातावरण में अगर कहीं घर है तो वो डेफिनेटली आपके वायु तत्व को हर तरह से खराब कर देता है। या कहीं कहीं आपने देखा होगा कि आजकल कचरा जो है वो बर्न किया जाता है, कहीं कहीं ढेर होते हैं, पूरे सिटी का कचरा वहां पे बर्न होता है। अब उससे कई किलोमीटर दूर होते हैं, आपकी बिल्डिंग, आपका फैक्ट्री, आपका घर जो भी है काफी किलोमीटर दूर होता है, लेकिन वो कचरे का ढेर एक पहाड़ नुमा होता है। तो जब वहां पे कचरा जलाया जाता है तो उसका जो बैड स्मेल है या उसके अंदर से माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस जो छूटते हैं और वो आपके घर की ओर पलायन करते हैं, उसमें से जो कार्बन कंटेंट्स हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, या आप जल्दी ऐसा देख नहीं पाएंगे। तो इसके वो सब आपके घरों में पूरी तरह से प्रवाहित होते रहते हैं। इसकी वजह से आपके घर में जो है पहले तो गंदी ऊर्जा आनी चालू हो जाती है, दैवीय कृपा कम हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, नेगेटिव सोल्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको आप गोस्ट वगैरह बोल सकते हो। इस तरह की गंदी ऊर्जाएं आती हैं। किसी का भी किया धरा जल्दी लग जाता है, नजर दोष जल्दी लगता है, हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं होता, लंबी बीमारियों से ग्रस्त रहता है इंसान। फिर खुद की जो प्रोग्रेस है वो काफी धीरे धीरे होती है, धन रुक रुक कर आता है, धन टिकता नहीं है, और बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। सर, कई बार हमने देखा है कि अगर घर में नेचुरल वेंटिलेशन ज्यादा नहीं है तो हम फैन लगाते हैं, एसी लगाते हैं या फिर कूलर भी रखते हैं। जी। तो क्या ये सब लगाते वक्त या फिर उनकी प्लेसमेंट करते वक्त हमें वास्तु की मदद लेनी चाहिए? देखिए, नॉर्मल फैंस जो अगर आप अपने घर में लगाते हैं वो तो गर्मी से बचने के लिए लगाते हैं, ताकि अच्छी वेंटिलेशन हो, वी कैन ब्रीद इन प्रॉपरली, ठीक है, गर्मी से बचने के लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े फैंस हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वहां पे कूलिंग के लिए फैंस लगाए जाते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकलता है और उसको कूलिंग करने के लिए बड़े बड़े फैंस होते हैं। तो इसकी वजह से अगर वो आपको लगाने हैं तो वो हमेशा आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट सेक्टर से अगर फ्लो करे तो बहुत अच्छा है, या उत्तर दिशा की ओर से वो फ्लो करे तो वो अच्छा माना जाता है। अभी इसी में अगर आप समझिए कि ऐसे भी कुछ जगह होती हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े एसीज लगाए जाते हैं। ये एसीज जो होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि आप अगर कुछ समय वहीं पे बिताएंगे तो हो सकता है आपको फ्रीजिंग हो जाए, आपको सर्दी जुकाम बुखार वहीं पे हो जाए। इतनी पावरफुल एसीज उन प्रोडक्ट्स को चाहिए होती है। जैसे पीस है ना, पीस की फैक्ट्री मैंने कहीं देखी थी, वहां पर बहुत बड़े प्लांट्स थे जहाँ पे फ्रोजन पीस बनता है।
तो वहां पे जैसे ये फ्लो हो रहा था तो हमने उस मशीनरी की इंस्टॉलेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में कराई थी, क्योंकि वायु तत्व वहीं से है जी। तो पहले उनका जो इंस्टॉलेशन था उन्होंने ये सेम मशीनरी को ईशान्य कोण में लगा दिया था। और वहां पे है जल तत्व, और जल तत्व में अगर आप बहुत बड़ा हवा या तूफान करोगे तो क्या होगा, पानी का भी तूफान लगता है ना, बिल्कुल। समुद्र में भी तूफान आता है, उस तरह का एलिमेंट्स वहां पे बन रहे थे। अभी समुद्र का ये तूफान किसको अफेक्ट कर रहा था, ये तूफान जो उनके फैक्ट्री में उन्होंने खुद क्रिएट किया था उनके पूरे बिजनेस पे आ गया था। यहाँ तक कि उनके जो एम्प्लॉइज है वो आ ही नहीं रहे थे काम पे, उनको एडवांस में वो पेमेंट दे रहे थे, फिर भी लोग काम पे नहीं आ रहे थे, जिसके वजह से उनकी प्रोडक्शन में मार खा गया जी। उनके स्टोरेज में मार खा रही थी, और इसके वजह से वो कुछ 30-40 लाख रुपए पीछे चले गए। और जैसे ही ये हमने इंस्टॉलेशन इसी दिशा में वापस करवाया, उसके बाद में कुछ ही दिनों में इतनी अच्छी प्रोग्रेस आई कि वो वहां जाकर रहने लगे उस पर्टिकुलर सिटी में जी, जबकि पहले वो फैक्ट्री में जाते ही नहीं थे। अभी वहां से मुनाफा आने लग गया तो वहां पे रहने के लिए चले गए। तो इतना बड़ा डिफरेंस आता है। जी सर, कई बार हमारे घर या फिर ऑफिस में जो खिड़की और दरवाजे होते हैं, क्या उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन भी हमारे उस वास्तु के वायु तत्व को प्रभावित करती है? हाँ, वो बिल्कुल करेगी। जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसी तरीके से ही उतने ही दरवाजे और खिड़कियां हमें रखनी है, लेकिन वो लेंथ एंड ब्रेथ के ऊपर निर्भर करता है। जी। अगर आप ऐसे ही एक जनरल टर्म में बात करेंगे तो वो सब जगह लागू नहीं होता, इसलिए ही मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग कुछ अपना इफेक्ट दिखाने के लिए वो बोलते हैं इतने दरवाजे रख दो, इतनी खिड़कियां रख दो, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो फैक्ट्री, वो घर, वो वास्तु कितना छोटा या बड़ा है, उसके मेजरमेंट्स के अनुसार ही वहां पर 3, 4, 5 जो भी खिड़कियां मैं रखवाऊंगा वो उसके अनुसार रखवाऊंगा। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट कितनी है और उतनी ही वेंटिलेशन होनी चाहिए, और उसके अनुसार ही पूरे घर में वो एनर्जी सही ढंग से सर्कुलेट करेगी। सर, हमने कई बार देखा है कि हमारा जो किचन होता है या फिर बाथरूम होते हैं, वहां पे लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। जी। तो क्या वो फैन लगाते वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। अभी यहाँ पे आप कहेंगे कि अरे किचन में हम कैसे इसको स्थापित कर सकते हैं, राइट? लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक होता है मेजर वास्तु, जिसमें आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री जो भी आता है उसका पूरे का एक वास्तु मैप होता है। जी। दूसरा होता है माइक्रो वास्तु, आपका एक एक कमरा, किचन, आपका एक एक बाथरूम, वो एक एक माइक्रो वास्तु है, छोटा वास्तु। जी। तो उसमें फिर आपको उसका मैप बनाना है और उसमें डायरेक्शंस आपको मार्क करनी है। उसमें जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा वहां पे आपको अपना जो एग्जॉस्ट फैन है उसको स्थापित करना है। और अगर मान लीजिए आपको ये जानना है कि एसीज और एयर प्यूरिफायर हमें कहाँ रखना चाहिए जी, या एयर कूलर हमें कहाँ रखना चाहिए, तो इसके भी अलग अलग स्थान हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर अच्छा वेंटिलेशन चाहिए सचमुच वास्तु के अनुसार, तो आपको उत्तर दिशा, ईशान्य और पूर्व दिशा में, साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट में आप अपना एसी को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो ऊर्जा आएगी बहुत ही पॉजिटिव होकर आएगी। आपके पास ठंडी हवा तो आ रही है, लेकिन वास्तु सम्मत ठंडी हवा आ रही है जो आपके पूरे वास्तु में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी। उसी तरीके से एयर कूलर का भी आप ऐसे ही इस्तेमाल करोगे, लेकिन एयर प्यूरिफायर और एयर सैनिटाइजर का चलन कोविड के बाद बहुत ज्यादा हुआ है, ताकि माइक्रोब्स और जो बैक्टीरिया है उनको इनएक्टिवेट किया जा सके हवा में ही, क्योंकि वहीं से ही ये बीमारियां ज्यादा फैली थी। तो इसको अगर आपको स्थापित करना है, या तो पूरे घर का जो ब्रह्मस्थान है वहां पे आप इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट में इसे इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको अपने हॉल या लिविंग स्पेस में, लिविंग रूम में इसे स्थापित करना है, तो वहां पे भी उसका भी ब्रह्मस्थान या नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम वायव्य दिशा कहते हैं, उसमें आपको स्थापित करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। रोशनी हमारे घर में किस तरह से होनी चाहिए या फिर वायु तत्व हमारे घर में किस प्रकार का होना चाहिए, इस बारे में हमें बहुत ही अच्छे से समझाया। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।